गाइस व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू द सक्सेस जोन। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट ज़्यादा होता है एसएससी में। और भी डिफरेंट एग्जाम की अगर आप बात करें तो वहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ताकि आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत ना करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इकोनॉमिक सिस्टम द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है उनके खरीदने की क्षमता के आधार पर, ना कि लोगों की ज़रूरत के आधार पर। तो बताइए कौन सा है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, कैपिटलिस्ट है और मार्क्सिस्ट है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आप क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका गलत होना होगा तो यहीं पे गलत हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपका गलत होने का चांसेस कम होगा। गलत होने का चांसेस जितना ज़्यादा कम होगा, आपके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे और सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अटेम्प्ट करने से नहीं घबराना है, चाहे क्वेश्चन आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन आप अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। तो इसका आंसर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें ना जो आपके पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट पीपल हैं, जो जो बेसिकली जो आपके पूंजीवाद लोग हैं, वो ज़्यादा क्या करते हैं, आपके इकॉनमी में सामान को बनाते हैं, वही सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई और डिमांड के आधार पर इकॉनमी को रेगुलेट किया जाता है। इकॉनमी में ये देखा जाता है लोगों के पास कितना पैसा है, वो कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सामान को बनाया जाता है। अगर वो 30 रुपये का सामान खरीद सकते हैं तो 30 रुपये के का ही सामान बनाया जाएगा, ना कि 10 रुपये का। इनका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं जितना इनको करना होता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कमाने से नहीं चूकते हैं, इसलिए ये देखते हैं कि क्या क्षमता है लोगों की, उसके आधार पर ही ये सामान को क्या करते हैं, बेचा करते हैं, इकॉनमी में लाते हैं। देखिए, सोशलिस्ट में होता है कि पब्लिक सेक्टर के हाथों में सारा बागडोर होता है, गवर्नमेंट सारा काम अपने हाथों में रखती है और वही सारा काम करती है। मिक्स्ड इकोनॉमिक, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिल के काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट का भी रोल होता है और पब्लिक का भी होता है। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया गया है। फिर अब हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट की। देखिए, मार्क्सिस्ट एक ऐसा फिलॉसफी है बेसिकली कि जिसमें ये बोला जाता है कि वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करके आप क्या कर रहे हैं, पूंजीवाद अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और इकॉनमी वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करके ही इकॉनमी ग्रो कर रही है, मार्क्सिस्ट ये बोलती है। सो मार्क्सिस्ट का ऐसा कहना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो आपका लैंड, लेबर, कैपिटल है, इन तीनों पे क्या होना चाहिए, लोगों का अधिकार होना चाहिए, वर्किंग क्लास का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी और का। समझ पा रहे हो आप। तो मार्क्सिस्ट तो वैसे ही कट गया। तो चलिए, आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मुद्रा बैंक लोन रेंजिंग फ्रॉम 50,000 to 5 लाख इज कैटेगराइज्ड अंडर। मुद्रा बैंक के अंदर जो 50,000 से 5 लाख को किसके अंदर कैटेगरी किया गया है, शिशु, किशोर, तरुण और अतुल। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका आंसर है किशोर। देखिए, इस टाइप के सवाल आते हैं कि मुद्रा बैंक से क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, मुद्रा बैंक का जो मेन एम है वो है सभी लोगों को पैसा प्रदान करना। बिजनेस क्लास को, जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों को लो क्रेडिट रेट पे क्या करना, पैसा देना, ठीक है। तो इसमें तीन कैटेगरी है। पहला कैटेगरी आपका शिशु में आपका क्या होता है, अप टू 50,000 रुपये में 50,000 रुपये दिया जाता है बिजनेस को शुरू करने के लिए। किशोर में क्या होता है, 50,000 से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं आपके, ठीक है, आप अपना बिजनेस को शुरू करने के लिए। और तरुण में क्या होता है, 5 लाख से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अतुल कुछ नहीं होता, तो अतुल पहले ही कट गया। अब मुद्रा की बैंक की अगर आप बात करें, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मेन लेजिस्फायरे पॉलिसी। जो मेन मीनिंग क्या है लेजिस्फायरे पॉलिसी का, वो बताना है आपको। तो देखिए, फेयर लेजिस्लेशन, कंट्रोल ओवर ट्रेड, विड्रॉल सम रेस्ट्रिक्शन और नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए,
एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें यहाँ पे। देखिए लेसिस फायरे जो पॉलिसी है ये 18th सेंचुरी में शुरू हुई थी, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है लीव अलोन लेट डू एनीथिंग, समझ रहे हो, लेट यू डू, ठीक है, लेट यू डू होता है इसका मतलब। तो इसमें बेसिकली ये होता है, ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट को रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाना चाहिए इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। इकोनॉमी खुद ब खुद रेगुलेट हो जाएगी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। बिजनेसमैन जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे अब अगर लेसिस फायरे पॉलिसी अगर एग्जिस्ट करेगी इकोनॉमी के अंदर। कंपटीशन होगा लोगों के बीच में, फ्री मार्केट कंपटीशन होगा, किसी तरह का भी कोई भी चीज़ें क्या होगा मतलब इन्फोर्स नहीं किया जाएगा कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो ऐसा मानना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, बिजनेस ज़्यादा ग्रो करता है और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है, ठीक है, कंपटीशन नहीं है। लेसिस फायर इकोनॉमिक्स का जो मेन जो हिस्सा है किसका है, ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का मेन हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विड्रॉल ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुद्रा बैंक का क्या है, आपका जो डेफिनेशन है वो है माइक्रो डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव डिमांड, राइस, क्लोथ्स, ब्यूटी प्रोडक्ट और सीमेंट। तो आपको पता होगा अगर डिराइव डिमांड क्या होता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। देखिए डिराइव डिमांड वो डिमांड होती है जिसका इकॉनमी में किसी एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो आप। तो चलिए डिराइव डिमांड बताइए क्या है। क्या राइस से का डिमांड किसी और के डिमांड के कारण बढ़ रहा है, नहीं, तो ये गलत हो गया। क्या क्लोथ्स का ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। ब्यूटी प्रोडक्ट का है, नहीं है। तो सीमेंट का डिमांड डिराइव डिमांड है क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो तुरंत ही आपके सीमेंट का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो समझ पा रहे हो आप इसका आंसर। तो सीमेंट हो गया इसका आंसर क्योंकि किसी एक के डिमांड के इंक्रीज होने से इसका भी डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया डिराइव डिमांड। तो कॉन्सेप्ट को आप दिमाग खोल के सुने और ज़रूर अच्छे से पढ़ें क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कंस्टिट्यूट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा आर्थिक गतिविधि का गठन नहीं करता है। ए टीचर टीचिंग स्टूडेंट इन हिज क्लास, ए टीचर टीचेज स्टूडेंट अंडर सर्व शिक्षा अभियान, ए टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम, ए टीचर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हिज रेसिडेंस। तो बताइए क्या है इसका आंसर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका आंसर है, अगर आपको पता होगा कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप बताइए पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, सोचिए एक बार। देखिए इकोनॉमिक जहाँ लगा वो पैसे से रिलेटेड हो गया, मनी से, वैल्यू से रिलेटेड हो गया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी हो जाएगी जहाँ मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जहाँ पे मनी नहीं, आप कह सकते हो मनी का पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन सी को देखिए, ए टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम। टीचर अगर अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रहा है तो क्या उसमें उसको मनी वैल्यू क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या डॉटर अपने पापा को पैसे थोड़ी ना देगी पढ़ाने का, नहीं देगी ना। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहा जाता है, कॉन्सेप्ट है देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी, अगर ये क्लियर है तो सब कुछ बन जाएगा। तो बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे ना तो आयात होगा और ना ही निर्यात होगा, समझ रहे हो आप, ना तो इम्पोर्ट होगा और ना ही एक्सपोर्ट होगा। देखो एक्सपोर्ट को समझना एग्जिट से, मतलब बाहर जा रहा है, सॉरी एरो गलत बन गया।
देखिए एक्सपोर्ट को समझना है एग्जिट से, मतलब कि चीज़ें बाहर जा रही है, इम्पोर्ट मतलब अंदर आ रही है, तो ना ही सामान का इम्पोर्ट होगा और ना ही एक्सपोर्ट होगा। तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। तो किसी से भी कोई ट्रेडिंग का काम नहीं चलेगा, ना ही एक्सपोर्ट का और ना ही इम्पोर्ट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वाटर, फ्रेश एयर एक्सेट्रा इज रिगार्डेड इकोनॉमिक्स एज क्या है, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, फ्री गुड्स और नॉर्मल गुड्स। सी वाटर और फ्रेश एयर को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे काफ़ी सारी फैकल्टी है जो आपको डिफरेंट एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करा रही है। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हम जल्द ही वहाँ सारी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। अभी वहाँ पे अपलोड नहीं की गई है लेकिन आने वाले टाइम में अपलोड कर दिया जाएगा। सो गाइज, और अगर आपको हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप बंसल ट्यूटोरियल्स है एक चैनल, मेरा ही चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बंसल ट्यूटोरियल्स को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप हिस्ट्री कवर अप कर सकते हो। वहाँ पे हिस्ट्री बेसिक से चल रहा है, पहले अभी तक हमने एंशियंट हिस्ट्री कवर कर लिया है क्लास 6 का, अब क्लास 7 पढ़ रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद हम स्पेक्ट्रम और मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर अप करेंगे। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें वो चैनल भी, और यहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लें। और आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, वहाँ पे भी कर सकते हो। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर है आपका फ्री गुड्स। देखिए सी वाटर और फ्रेश एयर का क्या कोई पैसा लगता है, नहीं लगता है ना, तो ये फ्री गुड्स हो गया, तो ये फ्री है ये। तो फ्री गुड्स आर वो गुड्स होते हैं जो स्कैर्सी नहीं होते हैं, जो आराम से अवेलेबल होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, तो ये हो जाएगा फ्री गुड। देखिए इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिसका डिमांड बेसिकली कम हो जाता है अगर आपका एक इनकम राइज होता है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका आप नहीं खरीदना पसंद करोगे अगर उसका आपका अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आप लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट पहन रहे थे, आप कपड़े खरीद रहे थे, लेकिन आपके पैसे बढ़े तो आपने ब्रांडेड क्लोथ्स को पहनना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, लोकल प्रोडक्ट की डिमांड, लोकल प्राइस की डिमांड, लोकल जो भी था कपड़ा उसका डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो वही बोला गया है इन्फीरियर गुड्स, उसको ही बोले जाते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल गुड्स का। देखिए अगर नॉर्मल गुड्स की बात करें तो बेसिकली उसका डिमांड इंक्रीज होता है जिस तरह से पैसा बढ़ता है, और डिमांड इंक्रीज होता है अगर आपका इनकम बढ़ जाए तो, और डिमांड डिक्रीज होता है अगर इनकम डिक्रीज हो जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गिवन गुड्स का। अगर ये गिवन गुड्स एक ऐसा गुड होता है जिसको पीपल ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अगर प्राइसेस उसकी इंक्रीज हो जाए तो गिवन गुड्स एक एक्सेप्शन है इकॉनमी के लिए, लेकिन जो गिवन गुड्स है वो नॉन लग्जरी प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि लग्जरी आइटम में नहीं आएंगे, जो आराम प्रदान नहीं करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते प्रोडक्ट की बात कर रहा है गिवन गुड्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है इकॉनमी में। गिवन गुड्स क्या होता है, अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, आपका उसका प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ता है। जनरली इकॉनमी में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। अभी प्रेजेंटली 2020 की बात कर रहे हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें 50% से ज़्यादा स्टेक क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का इसमें रोल ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का ज़्यादा गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा अधिकार होता है, गवर्नमेंट का स्टेक जो होता है वो ज़्यादा होता है उस बैंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड्स फॉल, अगर प्राइस कम हो जाएगा इन्फीरियर गुड्स का तो क्या होगा, उसका डिमांड क्या होगा बताइए। अभी हमने बात किया था इन्फीरियर गुड्स के बारे में। देखिए प्राइस अगर इसका फॉल होगा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा राइज। अब बात करते हैं इन लॉ ऑफ डिमांड द स्टेटमेंट अदर थिंग्स मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसा लॉ ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं अन्य चीज़ें स्थिर है तो उसका कथन का क्या अर्थ है, इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड नॉट चेंज,
टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं कि अदर थिंग्स क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, और सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो उसका क्या मतलब होगा। देखिए जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन जो अदर थिंग है, जितने भी अदर फैक्टर हैं वो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सारे फैक्टर कांस्टेंट होंगे, लेकिन प्राइस जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट का चेंज होगा। तो पहला आपका ऑप्शन बोल रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, इनकम चेंज नहीं होगा, तो भाई ये भी सही हो गया। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मतलब सेम गुड्स की तो प्राइस बढ़ रही है, लेकिन अदर गुड्स का प्राइस क्या होगा, नहीं चेंज होगा, तो ये भी सही है। टेस्ट कंज्यूमर का चेंज नहीं होगा, ये भी सही है, क्योंकि अदर थिंग्स जितना भी अदर फैक्टर है वो होगा कांस्टेंट। अब प्राइस उस प्रोडक्ट का ऊपर नीचे होता रहेगा, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। सो थैंक यू सो मच गाइस। बताइए आप लोग को एक वीडियो का सीरीज कैसा लग रहा है। चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए लाइक करते हो तो समझ में आता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और भी अच्छे लेक्चर्स लेके आने का मन करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।